आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। सब ठीक है। ऑप्शनल आज के बहुत लोगों की क्वेरी आई थी, ऑप्शनल के ऊपर वीडियो बनाओ, ऑप्शनल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, मतलब यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप यूपीएससी का 2023 का नोटिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर ना आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। ये 2023 का यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर ना मेंस के अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पहले दो पेपर जो हो गए, पेपर ए और बी, वो हो गए आपके लैंग्वेज के पेपर, ठीक है। वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। बट उसके बाद आता है पेपर वन जो आपका ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद पेपर 2, 3, 4, 5 ये आपके पेपर्स हो गए आपके जीएस के, ठीक है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। अब आप जीएस का सिलेबस उठा के देखोगे तो जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। आप एग्जांपल लो जीएस 3 का, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आती है। अब इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट वो कहीं से भी आ सकता है। बजट का क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आता है, बट वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर आप ये भी देखोगे, अगर कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट अगर जीएस 3 में आंसर लिख रहा है, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो जो जीएस का क्वेश्चन आएगा वो हर बच्चे के लिए सेम आएगा, हर कैंडिडेट के लिए सेम आएगा। तो उस केस में हर बच्चे का आंसर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मार्क्स भी ऑलमोस्ट सबके सेम ही आते हैं। जो डिफरेंशिएट करता है वो डिफरेंशिएट करेगा आपका ऑप्शनल। जो पेपर 6 और पेपर 7 हो गया, वो आपका ऑप्शनल डिफरेंशिएट करेगा। जो आपकी रैंक बनाएगा वो ऑप्शनल ही बनाएगा। अब आप देखोगे जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उसमें जो एवरेज कैंडिडेट जिसकी रैंक अच्छी आती है उसके आप मार्क्स देखोगे 280 प्लस ही होंगे, ठीक है। बट सबके अंदर आप जीएस के मार्क्स देखोगे, सबके जो एवरेज मार्क्स होंगे जीएस 1, 2, 3, 4 के अंदर 120 से 125 के बीच में ही होंगे। तो इस केस के अंदर हमें ऑप्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अपनी रैंक सिक्योर करनी है, रैंक आपकी सिक्योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कराएगा, ठीक है। रैंक डिफरेंशिएटर ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कराएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब जो ऑप्शनल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वो वाले आते हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पूरे करे हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन ढंग से करी है तो उसको एक अपर हैंड तो मिल ही जाएगा। अपर हैंड मिल जाएगा तो आराम से वो ऑप्शनल के अंदर 280 से 300 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर सकता है, और साथ में उसके अंदर आगे जाके रैंक भी सिक्योर हो जाएगी, उसकी रैंक लगभग लगभग पक्की हो जाएगी। बट उसके लिए आपको पहले प्री तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जैसे मान लो आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है तो उसके अंदर आपको पता है कि किसी ना किसी थिंकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको आप कवर कर सकते हो। बट आप ऑप्शनल के अगर आप जीएस के अंदर जाओगे, पॉलिटी के ऊपर, डीपीएसपी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको हर एस्पिरेंट को कवर करना उसके लिए मुश्किल है। बट ऑप्शनल के अंदर अगर आप सिलेबस पूरा कवर करके जाओगे तो आपका रैंक सिक्योर हो सकती है, आपके 280 से नंबर ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि ऑप्शनल कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा जो बनता है नंबर ऑफ ऑप्शनल्स। अगर यूपीएससी के अंदर देखा जाए तो यूपीएससी कहता है कि आपके पास 25 ऑप्शनल है, ठीक है। जिसके अंदर आपका सिविल इंजीनियरिंग आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई, इंजीनियरिंग के काफी सारे सब्जेक्ट्स आ गए, आपके एंथ्रोपोलॉजी आ गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, जूलॉजी आ गया। मतलब टोटल ऐसे 25 सब्जेक्ट होते हैं। ज्यादातर सब्जेक्ट वही है जिसके अंदर बच्चों ने ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। प्लस 21 मार्क्स आपके, 21 सब्जेक्ट आपके और आगे आपकी लैंग्वेजेस, लिटरेचर। मतलब अगर आप चाहो तो आप पंजाबी लिटरेचर, आप हिंदी लिटरेचर, आप इंग्लिश लिटरेचर, इनको भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मान के इसके अंदर भी आप मेंस के अंदर आंसर, मेंस के अंदर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। मगर बात यही है कि 25 सब्जेक्ट जो होते हैं बच्चे ज्यादातर यही प्रेफर करते हैं। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मगर मैंने जो अपने अटेम्प्ट दिए उसके अंदर मैंने अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग है वो काफी ज्यादा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है, काफी ज्यादा टफ सब्जेक्ट हो जाता है ऑप्शनल के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सही कई बच्चों के 350 नंबर भी आ जाते हैं। बट वही वो बात सब्जेक्ट पे वेरी करती है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा ले रखा है। जैसे अगर आपने मैथ्स ले रखा है, मैथमेटिक्स के अंदर आपके 350 नंबर आ जाते हैं। बट बात यही है कि जो मैथ्स है वो काफी लंबा सब्जेक्ट है, उसको कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं कवर करने में। तो 7 से अगर 8 महीने कवर करने में आप खाली मैथमेटिक्स को ही दे रहे हो एक साल की ड्यूरेशन में, तो बाकी सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
और अगर बाकी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जाओ, सोशियोलॉजी जाओ, तो उसमें 280-300 नंबर की एवरेज चल दी है आजकल। तो उसमें अगर 280-300 नंबर अगर आपने 3-4 महीने उसको अच्छी तरह दे दिए तो उतने सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हो ऑप्शनल को, 280-300 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब बात यह आती है कि आप अपना ऑप्शनल चूज कैसे करोगे। नंबर आपको समझ आया कि 46 ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हो गए आपके पास। ठीक है, अब आपको अपना ऑप्शनल चूज कैसे करना है। ऑप्शनल चूज कैसे करना है उसके लिए सबसे जो बेसिक बात होती है ना, सबसे पहले तो आप ऑप्शनल की लिस्ट निकालो। वो लिस्ट भी आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। आप ऑप्शनल की लिस्ट निकालो, उसके अंदर 46 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आप उसके अंदर 3 से 4 ऑप्शनल अपने साइड करो, 3 से 4 ऑप्शनल चूज करो। जब आप 3 से 4 ऑप्शनल चूज कर लोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना उनका सिलेबस क्या है। उसका आप सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद आपको ये देखना है कि सिलेबस के 3 से 4 ऑप्शनल का आप सिलेबस निकाल के सिलेबस पढ़ो। आप देखो आपका इंटरेस्ट किसके अंदर बन रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसके पीवीआईक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, देखो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको उसके आंसर दिखने आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उठाया तो वो बेस्ट है, आपने वो 3 या 4 साल उसको पढ़ा होगा तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। अब यूपीएससी ये कहता है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको वो ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए बट मास्टर्स से कम आना चाहिए। आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। ठीक है, आपको सब्जेक्ट इतना आना चाहिए कि अपनी आंसर राइटिंग कर सको। हमें पीएचडी या डॉक्टरेट नहीं करनी है सब्जेक्ट में, हमें बेसिकली इतना करना है कि हमारा आंसर हम लिख पाए, हमारे 280 से 300 नंबर आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑप्शनल उठा के उसका सिलेबस देखना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रेजुएशन लेवल वाले सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते, उस केस में आप अपना ऑप्शनल की लिस्ट में से 1 या 2 सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, जिसमें आपको लगता है कि आप आंसर लिख सकते हो, वही सब्जेक्ट चूज करो। कभी भी किसी टॉपर को देख के या कौन सा सब्जेक्ट ट्रेंड में चल रहा है उसको देख के चूज नहीं करना। चूज आपने यही करना है जो आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट बने, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जरूरी नहीं है पहले साल में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर करने में कहीं में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। तो उसके अंदर जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनेगा आपको वही सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, पहला आपका सिलेबस देख लिया। दूसरा आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट के आपने पीवाईक्यूज उठाने हैं। ठीक है, आपने पीवाईक्यूज उठाया, आपने सब सिलेबस देखने के बाद आपने पीवाईक्यूज देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस पे आप आंसर लिख सकते हो नहीं लिख सकते। अगर आप आंसर लिख सकते हो तो गो फॉर इट, मतलब वो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, आपको वही सब्जेक्ट लेना जिसके अंदर आप आंसर लिख सको। ठीक है, थर्ड आपका आ गया टाइम। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हो, उसके अंदर आप अभी मैथमेटिक्स चूज करते हो तो बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें नंबर भी ज्यादा आएंगे और आपके टाइम भी ज्यादा है। बट अगर आप जाते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी के लिए तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो सोशियोलॉजी है 3 से 4 महीने में कवर कर लोगे, मगर अगर आप 2024 के लिए अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हो तो आप थोड़ा लेट हो, क्योंकि मैथमेटिक्स को पूरा करने के लिए 7 से 8 महीने लगते हैं। अगर आप 7 से 8 महीने खाली ऑप्शनल को दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पूरे करोगे। ठीक है, तो तीसरा आपका हो गया टाइम, कि आप कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो। अगर आप अटेम्प्ट की आपका 1 1.5 से 2 साल है तो अपनी मनपसंद का ऑप्शनल चूज कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको वो ऑप्शनल चूज करना चाहिए जो कम टाइम में कवर हो जाए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके आप आंसर लिख सको। ठीक है, अब चौथी चीज आती है जो एक एस्पिरेंट का फेवरेट पार्ट है, मटेरियल। हर एस्पिरेंट का यही होता है कि मैं सारे के सारे मटेरियल इकट्ठा कर लूं, सारे के सारे टेस्ट सीरीज इकट्ठी कर लूं, सारे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लूं। उससे नहीं होगा। पहले आपको जाके ये देखना है कि आपने जो ऑप्शनल चूज किया है उसका मटेरियल मार्केट में कैसे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है या नहीं है, उसका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लो आपने अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया तो आप खुद कर सकते हो, मगर अगर आपने सब्जेक्ट ही आपने कोई और लिया जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो मेरे हिसाब से आपको एक कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। उस केस में आपको ये देखना है कि आपका मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, कोई बुक्स अवेलेबल है या नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। उस केस के लिए आपको मटेरियल देखना बहुत जरूरी है। मान लो मैं कोई सब्जेक्ट चूज कर लूं जैसे कि जूलॉजी, अब उसका कोई इतना मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, मैं 3 महीने उस मटेरियल ढूंढने में लगा दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ये बात समझ लो। ठीक है, मटेरियल चूज करने के बाद
आपने ये देखना मटेरियल अवेलेबल है, सिलेबस आप टाइम पे कवर कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास सोर्सेज इनफ है, आपका जो पीवाईक्यूज आप कवर कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हो तो आप बेसिकली अपनी यूपीएससी की तैयारी में आगे चल रहे हो। अगर आपने 2024 का अटेम्प्ट देना है तो आपको अक्टूबर 15 अक्टूबर से पहले पहले अपना ऑप्शनल खत्म करना है, ठीक है। अपना ऑप्शनल खत्म करने के बाद आपको उसके बाद आगे जाके मेंस की तैयारी, जीएस की फोकस करना है, प्री पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप अपना ऑप्शनल ही आप जनवरी तक खींचते रहोगे तो आप पहले ही लेट हो चुके हो। क्योंकि आपका जब ऑप्शनल ही खत्म नहीं हुआ तो आपका जीएस पे क्या फोकस करोगे, प्रीलिम्स से क्या फोकस करोगे, करंट अफेयर पे कैसे फोकस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, आज ही अपना बुक सिलेबस निकालो, आज ही उसकी लिस्ट निकालो ऑप्शनल की, अपना ऑप्शनल चूज करो, ठीक है। ऑप्शनल चूज करने के बाद सारे पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज में सिलेबस देखो, सिलेबस देखने का पीवाईक्यूज दोनों को लिंक करके देखो कि आप आंसर लिख सकते हो। अगर आंसर लिख सकते हो तो फटाफट वही ऑप्शनल चूज करो, अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। 1 अगस्त से हमारे इंस्टीट्यूट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें आज ही इनरोल करो, जाके पीवाईक्यूज उसमें कराए जाएंगे, आपको सिलेबस ए से लेकर जेड तक सब कुछ कवर कराया जाएगा, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, एक एक आंसर इजीली एक एक आंसर चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब सब कुछ बेसिकली बेस से लेके आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू तक सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो आज ही इनरोल करो, ठीक है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.krishnaas.in, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।